Hello students, let's understand the question. The question is IP values and EA values of elements A, B, C and D are given in the tabular form. Identify the strongest oxidizing agent and reducing agent among them. And we have these four options जहाँ पे हमें A, B, C and D के लिए कुछ ionization energies and electron affinity की value given है. And उनमें से चूज करने के लिए we have these four options. First is BD, second is BA, third is DA and fourth is DB. तो अगर हम यहाँ पे देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम. एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हमें सिस्टम से मिलती है व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन. यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है अनस्टेबल हो जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हमें पता चलता है उसकी ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू से. तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा एजेंट या एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज कर सके. यानी ये खुद क्या होगा रिड्यूस, किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये होगा सेल्फ रिड्यूस. इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब ये खुद आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. यानी इसके लिए हमें देखना है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन की बात कर रहे हैं मतलब हमें ईए वैल्यू देखनी है. सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है 1035 यानी डी के केस में. यानी डी की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा एंड वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से as D has highest electron affinity value, it will be good oxidizing agent. या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा डी, क्योंकि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताना था रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी और का रिडक्शन करना. किसी और का रिडक्शन करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा. यानी ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. यानी ये ऐसा सिस्टम होगा विच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सबसे आसान है, जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम हो, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान हो. सो दैट विल बी बी, क्योंकि इसको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं. सो वी कैन से एज बी हैज द लोएस्ट ionization potential value, it will be good reducing agent. यानी वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा. तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं हमें ऑप्शंस में पहले बताना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी डी होगा पहला आंसर, और दूसरे में रिड्यूसिंग एजेंट यानी बी होगा. सो डी एंड बी हमें गिवन है ऑप्शन डी में. सो we can say the correct option is D. Beryllium and aluminium exhibit many properties which are similar, but the two elements differ in, and we have these four options. First is maximum covalency in compounds. Second is forming polymeric hydrides. Third is forming covalent halides. And fourth is exhibiting amphoteric nature in their oxides. यानी हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं और ये बताना है कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. जनरली उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो इसलिए हमें डिफरेंस बताना है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन एलिमेंट्स बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जिन्हें हमें प्रॉपर्टीज के सेंस में कंपेयर करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम कोवेलेंसी इन दी कंपाउंड्स, तो बेरिलियम जो कंपाउंड्स फॉर्म करेगा
उसमें बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनाएगा, यानी अगर हम देखें बेरिलियम जनरली जो कंपाउंड्स बनाता है उसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे BeCl2 या फिर BeH2। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाएगा तो उसमें 3 बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है एंड बेरिलियम की वैलेंसी 2 है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज, कि बेरिलियम की जो वैलेंसी है, या हम बोल सकते हैं इसकी जो कोवैलेंसी है वो यहाँ पे 2 है, एंड एल्यूमिनियम की जो कोवैलेंसी है वो 3 है। एल्यूमिनियम अपनी कोवैलेंसी एक्सपैंड भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, लेकिन बेरिलियम मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 की रख सकता है, एल्यूमिनियम उसे 6 तक लेके जा सकता है। सो ये डिफरेंस है दोनों में, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि क्या डिफरेंस होता है उनकी प्रॉपर्टीज में। हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मिंग पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दोनों ही पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। सो वी कैन से दैट बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, यानी दोनों ही पॉलीमेरिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मिंग कोवलेंट हैलाइड्स, तो ये भी उनका डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। सो बोथ फॉर्म कोवलेंट हैलाइड्स, यानी दोनों के जो हैलाइड्स हैं वो कोवलेंट हैं। एंड लास्ट ऑप्शन में हमें दिया है एग्जिबिटिंग एम्फोटेरिक नेचर इन दी ऑक्साइड्स, तो ये भी डिफरेंस इन दी प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड की बात करें BeO, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। एंड अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें Al2O3, तो ये दोनों ही एम्फोटेरिक हैं, यानी ये इनमें सिमिलैरिटी है। अगर हम रिएक्शंस देखें, सो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये यहाँ से बनाएगा BeCl2 प्लस वाटर, एंड बेरिलियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी NaOH के साथ, तो ये यहाँ से फॉर्म करेगा Na2BeO2 प्लस वाटर। सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है ये भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। Al2O3 reacts with HCl to give AlCl3 plus water, and aluminium oxide also reacts with base NaOH and it gives NaAlO2 plus H2O। तो ये दोनों ही एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी ये तो इनमें कॉमन पॉइंट है। हमें डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस अगर हम देखें दैट इज ओनली इन द फर्स्ट ऑप्शन, मैक्सिमम कोवैलेंसी इन द कंपाउंड्स, सो that is the A option. So we can say that the correct option is A. The species which has its fifth ionization potential equal to 340 electron volt is, and we have these 4 options. First is B plus, second is C plus, third is boron atom and fourth is carbon atom। यानी हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा स्पीशी है जिसका फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉर्मूला होता है। ऑलरेडी हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो हम उससे इक्वेट कर सकते हैं दैट 340 इज इक्वल टू 13.6 Z² बाय n², सो वी कैन टेक n एज 1। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो Z² के लिए वैल्यू आ जाएगी 340 डिवाइड बाय 13.6, सो Z² इज इक्वल टू 25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 25, सो Z हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5, यानी उस स्पीशी के लिए ये एनर्जी 340 होगी जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें 5 एटॉमिक नंबर बोरॉन का होगा। सो बोरॉन के केस में हमें दो ऑप्शन गिवन है, बी प्लस एंड बी। अगर हम बी प्लस की बात करते हैं तो बोरॉन के पास क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो उससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना तो पॉसिबल नहीं है, यानी इट विल बी boron atom only, so that is given in the C option. So we can say element with atomic number 5 has 340 electron volt as its fifth ionization energy. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, so that is the C option. So the correct option is C. Among aluminium oxide, silicon dioxide, P2O3 and SO2, the correct order of acidic strength is, and we have these four options. हमें इन options के बेस पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही order है for the acidic strength. So in this question we have been given these oxides, which is aluminium oxide, SiO2, P2O3 and SO2. तो इन ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। एंड हमें पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी अगर हम एल्यूमिनियम से वी आर गोइंग टू सल्फर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हम जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, तो हम उसके बेस पे भी बोल सकते हैं क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इन सारे ऑक्साइड्स में से, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो सबसे कम एसिडिक होगा। देन वी हैव SiO2, देन P2O3 एंड सबसे ज्यादा होगा एसिडिक SO2। सो ये हमारे पास ऑर्डर है। एंड इफ वी सी दैट इज गिवन इन दी D ऑप्शन, सो वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन is D. For the properties mentioned, the correct trend for different species is, and we have these four options जिनमें कुछ प्रॉपर्टी गिवन है एंड साथ में कुछ ट्रेंड गिवन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रेंड करेक्ट है। हम एक एक करके हर ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कौन सा ट्रेंड सही है। सबसे पहला हमें प्रॉपर्टी गिवन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं पी ब्लॉक में, तो बिकॉज ऑफ द मोर जेड इफेक्टिव जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये होता है रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी मोर जेड इफेक्टिव होने की वजह से एस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली होल्ड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ से एंड वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट कंपेयर करते हैं बोरॉन फैमिली में एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, तो अगर हम देखें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है थेलियम और इंडियम में,
क्योंकि जब इंडियम एंड थेलियम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो उससे पहले डी एंड एफ ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर पुअर शील्डिंग इनका इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होगा। सो वी कैन से ड्यू टू पुअर शील्डिंग of d and f orbitals, inert pair effect is more in indium। तो अगर ये जो ट्रेंड हमें गिवन है हम उस ट्रेंड को देखें तो इंडियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट कम दिया है, यानी ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ट्रेंड गिवन है बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड देन थेलियम। So because of the same reason that because of the poor shielding of D and F orbitals, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z इफेक्टिव के, एंड Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा क्योंकि D and F ऑर्बिटल्स अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को शील्ड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं, सो IE1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की होगी सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ द सेकेंड पीरियड और द स्मॉलर साइज, देन होती है थेलियम एंड फिर आता है एल्यूमिनियम। एंड हमें यहाँ पे जो ट्रेंड गिवन है उसमें बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम गिवन है, यानी ये ट्रेंड भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ एज लुईस एसिड। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दी है BCl3 की एंड फिर AlCl3 एंड सबसे कम गैलियम क्लोराइड की। सो ये ट्रेंड सही है क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लुईस एसिडिक कैरेक्टर की। तो अगर लुईस एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। सो लुईस एसिडिक कैरेक्टर दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बोरॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। सो BCl3, फिर AlCl3 एंड फिर GaCl3, ये ट्रेंड होगा एंड यही ट्रेंड हमें यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एंड वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। सो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना था, दैट इज दी C ऑप्शन। So we can say the correct option is C. I hope it is clear to you now. Thank you.